हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन वही है जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे जा चुके हैं। तो एग्जाम डेट देख लीजिए। एग्जाम डेट है 27 मार्च 2021 और शिफ्ट है 3rd। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इससे पहले मैंने 24 पार्ट अपलोड कर दिए, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से है। क्वेश्चन है, एक पार्क में 8 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है। उन्होंने काले, नीले, गुलाबी, सफेद, लाल, हरे, पीले और भूरे में से अलग अलग रंगों के कपड़े पहने हुए हैं, परंतु इसी क्रम में नहीं बैठी है। तो यहाँ पर बोला है कि 8 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है और उनके कलर हमें दे रखे हैं कपड़ों के, और वो इसी क्रम में नहीं बैठी है। तो हम बना लेते हैं, यहाँ पर इसको हम नीचे कर लेते हैं, ऊपर बना लेते हैं, नीचे जगह नहीं है तो हम यहाँ पर बना लेते हैं ऊपर। तो आगे बोला है, जिस लड़की ने पीले रंग के कपड़े पहने हैं वह बाएं सिरे से 5वें स्थान पर बैठी है। तो बायां सिरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 5th नंबर पर बैठी है, तो लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा, तो यहां से वो 5वें नंबर पर बैठी है। तो हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5। तो जिसने क्या पहना है, पीले रंग के कपड़े पहने हैं, वो 5वें स्थान पर बैठी है, तो यहां पर हो जाएगा येलो। टोटल 8 लड़कियां हैं, 5 ये हो गई, तो इसके आगे और कितनी होगी, 3 लड़कियां और होगी, क्योंकि यहाँ पर टोटल 8 ही लड़कियां हैं। इसी तरफ होगी क्योंकि ये बाएं से 5वें स्थान पर बैठी है, येलो। आगे बोला है, जिस लड़की ने काले रंग के कपड़े पहने हैं वह पीले और गुलाबी रंग के कपड़े पहनने वाली लड़की के बीच में बैठी है। तो जिसने ब्लैक पहना है वो कहाँ पर बैठी है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, जिसने ब्लैक पहना है वो येलो और पिंक के बीच में बैठी है। इस तरह हो सकता है ये, या फिर ये यहाँ पर पिंक आ जाए, यहाँ पर ब्लैक हो, यहाँ पर येलो हो, ये भी हो सकता है। तो इन दोनों पॉसिबिलिटी में से कुछ भी बन सकता है, तो अभी हम नहीं बनाएंगे यहाँ पे। आगे बोला है, जिस लड़की ने ये तो हो गया, जिस लड़की ने सफेद रंग के कपड़े पहने हैं वह पीले रंग के कपड़े पहनने वाली लड़की के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। तो जिसने क्या पहने हैं, सफेद रंग के कपड़े पहने, वो पीले रंग के कपड़े पहनने वाली लड़की के बाएं और दूसरे स्थान, येलो के लेफ्ट सेकंड बैठी है। तो इसका लेफ्ट किस तरफ हो जाएगा, इसका लेफ्ट होगा इस तरफ। यहां पर कौन बैठा है, जिसने व्हाइट कपड़े पहने हैं, तो व्हाइट यहां पर हो जाएगा। अब हमें यहां पर दे रखा था, हमने यहां पर देखा था येलो, ब्लैक और पिंक इस तरह होना चाहिए। यहां पर अगर हम यहां पर येलो रखे, यहां पर हम क्या रखे, ब्लैक रखे, तो यहां पर पिंक हो नहीं पाएगा, तो ब्लैक यहीं पर आएगा और पिंक यहां पर आएगा, तो ये तीनों भी हो गया। जिस लड़की ने नीले रंग के कपड़े पहने हैं वह दाहिने सिरे पर बैठी है। तो दाएं सिरे पे मतलब वो राइट में बैठी है। जिसने ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं वो यहां पर राइट साइड में बैठी है। आगे बोला है, जिस लड़की ने लाल रंग के कपड़े पहने हैं वह बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर नहीं बैठी है। तो जिसने लाल कपड़े पहने हैं वो बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर नहीं बैठी है, तो यहां पर नहीं है, रेड यहां पर नहीं है। आगे देख लेते हैं। आगे बोला है, जिस लड़की ने गुलाबी रंग के कपड़े पहने हैं वह नीले रंग के कपड़े पहनने वाली लड़की के बगल में बैठी है। तो यहां पर तो ये हो गया। जिस लड़की ने सफेद रंग के कपड़े पहने हैं वह भूरे और लाल रंग के कपड़े पहनने वाली लड़कियों के बीच में बैठी है। तो जिस लड़की ने सफेद रंग के कपड़े पहने हैं वह भूरे और लाल रंग के कपड़े, तो भूरे और रेड इस तरफ नहीं आ सकता, तो रेड यहीं पर आएगा और यहां पर आ जाएगा भूरा, ब्राउन यहां पर आ जाएगा। तो बचा कौन सा कलर है, बचा है ग्रीन कलर, तो ग्रीन यहां पर आ जाएगा लास्ट में, फर्स्ट में। तो हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन है, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठी है। तो कौन बैठी है पंक्ति के बाएं सिरे पर, तो बाएं सिरे पर कौन बैठी है, ग्रीन बैठी है बाएं सिरे पर, तो यहां पर हो जाएगा हरे रंग के कपड़े पहनने वाली लड़की बैठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आप आंसर देख लीजिए। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, 8 बॉक्स ए से एच को एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। बी और ई के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे गए। तो बी और ई के बीच में केवल कितने बॉक्स है, 2 बॉक्स है। बी यहां पर हो जाएगा, इनके बीच में 2 बॉक्स, ई यहां पर हो जाएगा। या फिर क्या हो, या फिर यहां पर हम ई बना सकते हैं, 2 बॉक्स बी हम यहां पर बना सकते हैं। 2 पॉसिबिलिटीज की बन सकती है, बी ऊपर भी आ सकता है और बी नीचे भी आ सकता है। आगे बोला है, एच को ई के ठीक नीचे रखा गया है। तो एच को ई के ठीक नीचे रखा गया है, यहां पर हो जाएगा ये। आगे बोला है, जी और सी के बीच में केवल एक बॉक्स है। तो जी और सी के बीच में एक बॉक्स है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं जी।
और सी के बीच में एक बॉक्स है, या फिर हो सकता है सी ऊपर आ जाए और जी इसके नीचे हो। ये दोनों पॉसिबिलिटीज की बन सकती है। आगे बोला है जी और ए के बीच में केवल एक बॉक्स रखा गया है, तो जी और ए के बीच में भी एक ही बॉक्स है, तो ए यहां पर आ जाएगा इस तरफ और इसमें ए ऊपर चला जाएगा। आगे बोला है बी को डी और एच के ऊपर रखा गया है, तो बी को डी और एच के ऊपर रखा गया है, तो एच के ऊपर रखा गया होगा डी को, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ पर बी ऊपर आएगा, एच के ऊपर यहाँ पर बी आ रहा है, यहाँ पर एच के नीचे आ रहा है, इसलिए ये वाला हम रॉन्ग कर देंगे। तो इसको हम वापस बना लेते हैं। यहाँ पर बी आया था, फिर 2 पर्सन ई और एच, इतना हमारा बन चुका था। हमें यहाँ पर बोला है कि ए और जी और ए के बीच में एक पर्सन है और सी और जी के बीच में भी एक पर्सन है। तो अगर हम यहाँ पर 3 पर्सन बिठाए, यहाँ पर अगर हम मान ले कि 3 पर्सन इस तरफ बैठे, तो क्या हम एक को छोड़कर एक यहाँ पर जी और ए और सी और जी को बिठा सकते हैं? नहीं बिठा सकते यहाँ पर। तो अगर हम ए को यहाँ बिठा ले, जी को यहाँ बिठा दे, तो सी यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ई बैठा है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, हम इन 3 पर्सन को कहाँ पर बिठाएंगे? आगे की तरफ बिठाएंगे, यहाँ पर 1 2 3, तो इस तरह ये बैठेंगे। अब यहाँ पर भी 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहाँ पर एक बार ए यहाँ पर आ जाए, फिर जी यहाँ पर हो जाए और इनके बीच में एक पर्सन सी यहाँ पर हो जाए, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है इसकी? सबसे पहले क्या है, सबसे पहले सी आ जाए, फिर एक पर्सन जी आए, फिर बी और यहाँ पर ए आ जाए, इनके बीच में एक एक पर्सन है, तो इस तरह भी बन सकता है ये। तो 2 पॉसिबिलिटीज की बन रही है। और हमसे यहाँ पर बोला गया है कि सी और एफ के बीच में एक से अधिक बॉक्स रखे गए हैं, तो सी और एफ के बीच में एक से अधिक बॉक्स रखे गए हैं, तो इस वाली पॉसिबिलिटी में एफ कहाँ पर आएगा? इस तरफ आएगा, एक से अधिक बॉक्स हो गया। इस वाली पॉसिबिलिटी में एफ कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा, एक से अधिक बॉक्स है। तो अब लास्ट लाइन यहाँ पर बोली गई थी बी को डी और एच के ऊपर रखा गया है, तो बी यहाँ पर है, तो डी कहाँ होना चाहिए? इसके नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पर तो जगह खाली है इसके नीचे, लेकिन इस सेकंड वाली पॉसिबिलिटी में नीचे वाली जगह खाली नहीं है, ऊपर वाली जगह खाली है, यहाँ पर होगा डी, लेकिन हम इसके ऊपर नहीं बैठा सकते बी के ऊपर, बी के नीचे बैठेगा डी, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी करेक्ट होगी। तो क्वेश्चन है एफ और सी के बीच में कितने बॉक्स रखे गए हैं? तो एफ और सी के बीच में कितने बॉक्स रखे गए हैं? जी और बी को रखा गया है, मतलब 2 बॉक्स रखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप आंसर देख लीजिए, ये रहा ऑप्शन नंबर 4। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 8 व्यक्ति ए से एच एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं, जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो, सभी का मुख केंद्र की ओर है, जी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो हमें बोला गया है 8 पर्सन है, वृत्ताकार मेज की ओर इर्द गिर्द बैठे हैं और इनका मुख कहां पर है? अंदर की तरफ है। जी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो यहां पर हम बना लेते हैं जी और ई एक व्यक्ति। आगे बोला है बी एफ के दाएं और चौथे स्थान पर बैठा है, तो बी एफ के दाएं और चौथे स्थान पर बैठा है, तो क्या होगा? ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, क्योंकि टोटल 8 पर्सन है। अगर बायां चौथा बोला है और दायां चौथा बोले तो भी क्या होंगे? ये अपोजिट ही होंगे एक दूसरे के। आगे बोला है एफ सी के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, तो एफ सी के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, ये सी के बाएं बैठा है, तो सी यहाँ पर होगा। सी का लेफ्ट किस तरफ हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा, तो सी यहाँ पर बैठेगा, इसका लेफ्ट थर्ड ये हो जाएगा। आगे बोला है जी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो जी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, यहां पर हो जाएगा डी। जी और डी सी या बी के पड़ोसी नहीं है, तो जी और डी क्या है? सी और बी के पड़ोसी नहीं है, तो डी और सी यहां पर नहीं आ सकते, सॉरी जी और डी यहां पर नहीं आ सकते और जी और डी यहां पर नहीं आ सकते, ये 2 जगह तो डी और सी नहीं, जी और डी नहीं आ सकते। आगे बोला है सी या बी के पड़ोसी नहीं है, ए ई के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ए ई के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। ए कहां पर बैठेगा? ई के बाएं और तीसरे स्थान पर, तो हम ई को कहां पर बैठाएं? ई को अगर हम यहां पर बैठाएं तो इसका बायां तीसरा कहां पर होगा? इसका बायां तीसरा यहां पर होगा। लेकिन अगर हमने ई को यहां बैठा दिया, एक पर्सन जी हमें बैठाना है, तो यहां पर क्या बैठ पाएगा? ये नहीं बैठ पाएगा, तो हम ई को यहां नहीं बैठा सकते। अगर हम ई को यहां बैठाएं, ई के लेफ्ट थर्ड कौन होगा? ई के लेफ्ट थर्ड हमसे बोला गया है ए है, तो यहां पर हो जाएगा ई के लेफ्ट थर्ड ए। और ई और जी के बीच में कितने पर्सन है? एक पर्सन है। जी और डी के बीच में कितने पर्सन है? एक पर्सन है, तो यहां पर हो जाएगा डी।
और जो पर्सन बचा है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो कौन सा पर्सन बाकी है? एच बाकी है, तो एच यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हमारा बन चुका है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि हम ए के दाएं ओर गिनते हैं तो ए और बी के बीच में कौन बैठा है? तो ए के दाएं ओर से गिने तो ए और बी के बीच में कौन बैठा है? तो ए और बी के बीच में कौन बैठा है? सी बैठा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। तो यहां पर आप आंसर देख लीजिए। तुम्हारा अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से है। कथन है कुछ अध्यापक सहायक है, तो हम डायग्राम बना लेते हैं। कुछ अध्यापक क्या है? सहायक है। आगे बोला है सभी सहायक कवि है, तो सभी सहायक क्या है? कवि है। निष्कर्ष है कुछ अध्यापक कवि है, तो यहां पर इन तीनों का ही कुछ पार्ट तो कॉमन है, तो कुछ अध्यापक कवि हो जाएंगे यहां पर। तो ये वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है सभी कवि सहायक है। क्या सभी कवि सहायक है? सभी सहायक कवि है, लेकिन क्या सभी कवि सहायक है? ये वाला कवि का ये वाला पार्ट सहायक में तो नहीं जा रहा, तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, ऑप्शन नंबर 1। यहां पर आप आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को पढ़े और विकल्पों में से उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्पष्टीकरण का चयन करें। तो हमें क्या बताना है? इन चारों ऑप्शन में से इन दोनों कथन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करें? ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं। ऑप्शन हमें क्या क्या दे रखे हैं? तो ऑप्शन है कथन 1 और कथन 2 दोनों संबंधित नहीं है। अगर इनके बीच में कोई रिलेशन हमें नहीं लग रहा है तो हम पहला ऑप्शन लगाएंगे। सेकंड है कथन 1 कारण है और दूसरा कथन 2 प्रभाव है। अगर हमें पहला कारण लगे और उसके प्रभाव से दूसरा कथन हुआ हो तो ये हम लगाएंगे। थर्ड है कथन 2 कारण है और कथन 1 प्रभाव है। फोर्थ है कथन 1 और कथन दोनों उभयनिष्ठ कारण के प्रभाव है। तो इसका क्या होगा वो हम देख लेते हैं। तो कथन हमें बोला है भारत के उत्तरी भाग में इस मानसून के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। दूसरा है किसान बाजार में आलू की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं। तो क्या आंसर हम इसका लगाएंगे? तो इसका क्या होगा? ये दोनों ही संबंधित नहीं है। कथन 1 और कथन 2 दोनों संबंधित नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तो बारिश की बात की गई है और इसमें किसान की बात की गई है कि किसान बाजार में आलू की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं, और इसमें बारिश होने की संभावना बता रहे हैं। तो दोनों ही आपस में रिलेटेड नहीं दिखाई दे रहे हमें। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो यहां पर आप आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 कथन 1 और कथन 2 दोनों संबंधित नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति ई से ओ एक पंक्ति में पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं, जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। एम ओ के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया? इनका मुख किस तरफ है? इनका मुख है पूर्व की तरफ। पूर्व की तरफ इस तरफ है इनका मुख यहाँ पर। तो अगर इस तरफ इनका मुख है तो लेफ्ट कहाँ पर होगा? लेफ्ट इस तरफ होगा। और राइट कहाँ पर होगा? राइट यहाँ पर होगा। तो हमसे क्या बोला है? आगे बोला है एम ओ के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। तो एम ओ के दाएं तीसरे बैठा है, तो ओ यहाँ पर होगा, तो इसका दायां तीसरा नीचे हो जाएगा। इनके बीच में 2 पर्सन और एम यहाँ पर होगा। ओ और एम दोनों सीरो पर नहीं बैठे हैं, तो सीरो पर नहीं बैठे हैं। 4 पर्सन हमारे पास हो चुके हैं, टोटल 6 पर्सन है। तो एक एक पर्सन यहाँ पर हो जाएगा, इनके ऊपर और इसके नीचे। ओ और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो कहां पर बैठे हैं? ओ और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो एल यहां पर हो जाएगा, इनके बीच में 3 व्यक्ति आ जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि एन एम का पड़ोसी है, तो एन एम का पड़ोसी यहां पर बैठा हो एन, तो ओ के पड़ोसी कौन है? तो ओ के पड़ोसी कौन है? जो बाकी 2 रह गए हैं, बाकी कौन रहा है? एक तो ई रह गया है और दूसरा कौन रह गया है? एल हो गया, एन हो गया, दूसरा है डी। तो ई और डी होंगे ओ के पड़ोसी। अगर एन एम का पड़ोसी हो जाए तो ई और डी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 हमें दिखाई दे रहा है, डी और ई। तो आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से है। कथन है सभी सैनिकों के पास राइफल होती है। सेकंड कथन है आयुष एक सैनिक है। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? पहला निष्कर्ष है आयुष के पास राइफल है, तो हाँ, अगर वो सैनिक है तो उसके पास राइफल होगी, क्योंकि क्या बोला है कि सभी सैनिकों के पास राइफल होती है। तो आयुष अगर एक सैनिक है तो उसके पास राइफल है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है सैनिकों के अलावा अन्य लोगों के पास राइफल नहीं होती है।
तो क्या कथन में हमें ये बोला गया है कि सिर्फ सैनिकों के पास ही राइफल होती है? ऐसा तो नहीं बोला है। हमें यहाँ पर इतना बोला है कि सभी सैनिकों के पास राइफल होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सैनिकों के पास ही राइफल होती है, तो बाकी लोगों के पास भी राइफल हो सकती है। तो इसका क्या होगा? केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 4 में दे रखा है। तो हम आंसर यहां पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष से है। कथन है कुछ बल्ले गेंदे हैं। तो कुछ बल्ले गेंदे हैं, तो हम यहां पर डायग्राम बना लेते हैं। कुछ बल्ले गेंदे हैं, सभी रैकेट मेज है, सभी गेंद रैकेट है। तो सभी गेंद रैकेट है, सभी गेंद किस में चली जाएगी? रैकेट में चली जाएगी। और यहाँ पर बोला है सभी रैकेट मेज है, तो सभी रैकेट किस में चले जाएंगे? मेज में चले जाएंगे। तो निष्कर्ष है कुछ बल्ले रैकेट है। तो कुछ बल्ले रैकेट है, तो बल्ला यहाँ पर है और रैकेट यहाँ पर, और इनका कुछ पार्ट कॉमन है, तो ये वाला करेक्ट होगा। सेकंड है सभी रैकेट गेंदे हैं। तो रैकेट यहाँ पर है और गेंदे यहाँ पर है, तो क्या सभी रैकेट गेंदे हैं? सभी गेंदे रैकेट है, लेकिन सभी रैकेट तो गेंदे नहीं है, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है सभी मैच बल्ले हैं। तो क्या सभी मैच बल्ले हैं? नहीं, ये वाला मैच का ये वाला पार्ट बल्लों में नहीं जा रहा है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। सभी रैकेट बल्ले हैं। क्या सभी रैकेट बल्ले हैं? रैकेट यहाँ पर है, बल्ले यहाँ पर है, इनका कुछ पार्ट कॉमन है, सारा कॉमन नहीं है, तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या होगा इसका? केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो यहां पर आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज से। क्वेश्चन में दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर हमें बताना है क्या नंबर आएगा। तो यहाँ हमें दे रखा है 11, 14, 17, 24, 31, 34, 37 और 44। तो हम इसका डिफरेंस लेके देख लेते हैं। लॉजिक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो डिफरेंस लेके देख लेते हैं। 11 और 14 का डिफरेंस होगा 3, 14 और 17 का डिफरेंस होगा 4, 17 और 21 का डिफरेंस हो जाएगा 7, 24 और 31, 7 का डिफरेंस, यहाँ पर कितने का डिफरेंस होगा? 3 का। फिर हमें यहाँ पर दे रखा है 34 और 37, तो यहाँ पर डिफरेंस होगा 4 का। 37 और 44 में कितने का डिफरेंस है? तो 37 और 44 में डिफरेंस है 7 का। तो नेक्स्ट डिफरेंस भी क्या होना चाहिए? नेक्स्ट डिफरेंस भी 7 का होना चाहिए। तो अगर हम इसमें 7 ऐड करें 44 में, तो हमारा क्या निकल के आएगा? यहाँ पर हो जाएगा 11, 5, 51 हमारा निकल के आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 1 में दे रखा है। तो ये लॉजिक कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आंसर तो आ रहा है इससे। और हम क्या कर सकते हैं, इसको अल्टरनेट लेके देख सकते हैं। 11 से 17 कितने का डिफरेंस है? 11 और 17 में कितने का डिफरेंस है? इसमें है, यहाँ पर क्या है? +6। 17 और 31 में कितने का डिफरेंस है? तो 17 और 31 में है 3 और 14 का डिफरेंस। 31 और 37 में कितने का डिफरेंस है? तो यहाँ पर है 6 का डिफरेंस। तो नेक्स्ट वापस क्या डिफरेंस होना चाहिए? 37 और इसमें 14 का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि पहले 6 का डिफरेंस था, फिर 14 का डिफरेंस हुआ, फिर 6 का डिफरेंस है, तो अब वापस कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 14 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 37 में प्लस करेंगे 14, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर होगा 11, 3, 1 और ये हो जाएगा 5, 51। तो 51 आ रहा है। और दूसरी सीरीज क्या है इसमें? 14, 24, 34 और 44। तो इसमें कितने का डिफरेंस चल रहा है? 10, 10 का डिफरेंस यहाँ पे चल रहा है। तो ये 2 सीरीज है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो हमें यहाँ पर दे रखा 1728 रिलेटेड है 12 से, तो 512 किससे रिलेटेड होगी? तो 1728 क्या है? ये 12 का क्यूब हमें दिखाई दे रहा है। तो 512 क्या है? 512 है 8 का क्यूब। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन से। क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा? तो हमें क्या करना है? दो चिन्हों को आपस में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? डिवाइड के साइन को चेक करेंगे सबसे पहले हम। तो यहाँ पर हमें दे रखा है डिवाइड 6 डिवाइड बाई 3 दे रखा है, और यहाँ पर हमें दे रखा है 20 मल्टीप्लाई 5 दे रखा है। अगर हम इसको डिवाइड को यहाँ पर चेंज कर दें तो ये डिवाइड हो सकता है यहाँ पर।
तो ये वाला हम कर सकते हैं। इसमें देख लेते हैं माइनस और हमें डिवाइड दे रखा है, तो क्या हम माइनस और डिवाइड के साइन को चेंज कर सकते हैं? अगर हम यहाँ पर डिवाइड लगा दें और यहाँ पर माइनस लगा दें तो क्या 3 डिवाइड बाई 12 कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये आंसर पॉइंट में हो जाएगा, तो ये वाला डिवाइड वाला साइन हम नहीं चेंज कर सकते, तो ये तो रॉन्ग हो गया सीधा सीधा। तो एक डिवाइड वाला साइन हमारे पास बाकी है, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो पहला है 36 प्लस 6, 36 प्लस करना है 6, फिर डिवाइड की जगह हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 3, माइनस 20, मल्टीप्लाई की जगह हम करेंगे डिवाइड 5। तो यहाँ पर ये डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ये इसमें से 4 लेस कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 14, और 36 और 14 को ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 50 निकल के आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, यदि पश्चिम को दक्षिण, दक्षिण को पूर्व, पूर्व को उत्तर और उत्तर को पश्चिम कहा जाता है तो सूर्य उदय किस दिशा में होता है? तो हमें क्या बताना है? सूर्य उदय की दिशा बतानी है। तो सूर्य कहाँ से उदय होता है? सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। और पूर्व को क्या कहा गया है? पूर्व को कहा गया है उत्तर। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। तो हमें दे रखा है कटाई करना, बुआई करना, बरसात होना, जुताई करना। तो क्या होगा इनमें से अलग? बरसात होना, बारिश होना अलग हो जाएगा कटाई, बुआई, जुताई से। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, शब्दों के उस समुच्चय का चयन करें जिसके शब्दों के बीच के संबंध को दिए गए वैन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से दर्शाया गया है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, इस तरह का डायग्राम हमारा कौन सा ऑप्शन में बन रहा है। पहला ऑप्शन हमें दे रखा है रंग, लाल, फूल। तो क्या हो जाएगा? लाल क्या होता है? लाल रंग होता है और फूल अलग हो जाएगा। तो पहला डायग्राम तो ये बनेगा, तो पहला तो नहीं होगा। सेकंड है गांव, शहर, राष्ट्र। तो गांव कहां पर होते हैं? शहरों के अंदर होते हैं, और शहर कहां होते हैं? राष्ट्र के अंदर होते हैं। तो इस तरह का डायग्राम इसका बनेगा, तो ये भी नहीं होगा हमारा। थर्ड ऑप्शन हम देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन हमें दे रखा है वकील, पिता, शहरी। तो यहां पर हम बना लेते हैं वकील। वकील में कुछ क्या होंगे? कुछ वकील पिता होंगे, तो इस तरह हम बना लेते हैं। और वकील और पिता में कुछ पिता शहरी होंगे और कुछ वकील शहरी होंगे, तो ये इस तरह बन जाएगा डायग्राम। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। लास्ट हमें दे रखा है पुरुष, स्त्री, मनुष्य। तो पुरुष, स्त्री, मनुष्य का किस तरह का डायग्राम बनेगा? तो पुरुष यहाँ पर हो जाएगा, स्त्री यहाँ पर हो जाएगा, और ये हो जाएंगे मनुष्य। इनका तो आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, एक शाम को प्रतीक और प्राणिल एक छत पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से प्राणिल के शरीर पर पड़ रही थी तो प्राणिल का मुख किस दिशा की ओर था? तो अगर हम शाम को खड़े हैं तो हमारी छाया किस तरफ होगी? हमारी छाया हमारे सामने होती है। अगर हम यहाँ पश्चिम की तरफ पीठ करके खड़े होंगे तो हमारी छाया कहां पर होगी? हमारी छाया बिल्कुल सामने बनेगी। तो यहाँ पर यही बोला है, प्रतीक और प्राणिल एक छत के एक दूसरे के सामने खड़े, और किसकी छाया? प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से प्राणिल पर पड़ रही थी। तो प्रतीक यहाँ पर हो जाएगा। प्रतीक कहां पर खड़ा होगा? प्रतीक पश्चिम की तरफ पीठ करके खड़ा होगा और पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा होगा, और प्राणिल यहाँ पर खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि प्रतीक की छाया कहां पर है? प्राणिल के पूर्ण रूप से ऊपर है। तो जब ये प्रतीक पश्चिम की तरफ पीठ करके खड़ा होगा तो इसकी छाया कहां पर होगी? आगे की तरफ होगी, क्योंकि शाम के समय सूरज कहां पर अस्त होता है? सूरज अस्त होता है पश्चिम दिशा में। तो ये पश्चिम की तरफ पीठ करके खड़ा है, और प्राणिल कहां पर खड़ा है? प्राणिल खड़ा है पश्चिम की तरफ मुंह करके। तो हमसे क्या बोला गया है? प्राणिल का मुख किस दिशा में? तो प्राणिल का मुख किस दिशा में है? इस तरफ है, पश्चिम दिशा में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, उस पद का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। यहाँ पर हमें दिख रहा है ए बी है, फिर कितना छोड़ दिया गया है? बी होता है 2, ई होता है 5। तो यहाँ पर कितना प्लस किया है? +3 किया गया है।
इसमें जी से के, जी होता है 7, के होता है 11, इसमें कितना प्लस क्या है, इसमें प्लस क्या है 4, तो यहाँ पर पहले प्लस क्या था +3, फिर प्लस क्या है 4, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए +5 होना चाहिए। तो n में हम क्या करेंगे +5 करेंगे तो n होता है 14, 14 में +5 करेंगे तो 19, और 19 पे क्या होता है 19 पे होता है s, तो s से शुरू होना चाहिए, तो s से हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद में क्या हो जाएगा STUVW 5 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 4, तो यहाँ पर कितने अल्फाबेट होंगे 5 अल्फाबेट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। तो हमें दे रखा है सौर मंडल, शुक्र, चंद्रमा, तो क्या होगा सौर मंडल में क्या होते हैं, सौर मंडल में शुक्र होता है और चंद्रमा होती है। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में बना दिखाई दे रहा है हमें। तो यहां पर आप देख लीजिए आंसर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 शब्द किसी तरह संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। तो हमें दे रखा है सेकंड, समय, मिनट, घंटा, तो क्या होगा इनमें से अलग है, यहाँ पर सेकंड, मिनट, घंटा ये टाइम है और ये तीनों क्या है समय के प्रकार है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, समय इनमें से अलग होगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है यदि मल्टीप्लाई को डिवाइड के साथ और 6 को 9 के साथ आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो बोला गया है अगर मल्टीप्लाई को डिवाइड के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा 96 डिवाइड बाय 3, मल्टीप्लाई क्या करना है मल्टीप्लाई 9 और 6 को भी हमें चेंज करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और 9, और क्या करना है यहाँ पर भी करना है 9 और 6, इस तरह हमें इसको चेंज करना है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अगर हम 96 मल्टीप्लाई 23 करें, 96 मल्टीप्लाई 23 करें तो 6 3 जा 18, तो यहाँ पर हमारा यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट हमारा 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है हमें यूनिट डिजिट 7 दे रखा है, तो इसका क्या मतलब होगा ये वाला तो नहीं हो सकता हमारा आंसर। यहाँ पर हम देख लेते हैं 6 और 9 को आपस में बदलना है, तो यहाँ हो जाएगा 96, मल्टीप्लाई को डिवाइड से चेंज करना है, और क्या करना है हमें यहाँ पर जो हमें डिवाइड दे रखा है उसको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर करना है हमें 69, इसी तरह करना है। तो हम यहाँ पर 4 और 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ से 3 से डिवाइड किया तो 23, यहाँ बचा 4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 6, 4 4 जा 16, तो यहाँ पर क्या निकल के आया 24 और 23। तो अगर हम 24 और 23 को मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारा ये निकल के आ सकता है 552। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट देख लेते हैं 4 3 जा 12, तो यूनिट डिजिट तो 2 आ रहा है, तो हमारा ये आंसर हो सकता है। यहाँ पर 1 हो गया, 3 2 जा 6 और 7, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया तो 24 2 जा क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, यहाँ पर होगा 2, 7 और 7 14 और 1 15, 5 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा, तो 552 हमारा आंसर निकल के आ रहा है। तो ये वाला हमारा समीकरण बिल्कुल करेक्ट होगा अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड और 6 और 9 को आपस में बदल दे तो। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कथन और धारणा से। क्वेश्चन है दिए गए कथन पर ध्यानपूर्वक विचार करें और बताइए कि दी गई धारणाओं में कौन सी कथन में निहित है। तो कथन है सभी सेवा पूर्व शिक्षकों को कक्षा में कुशल और प्रभावी बनाने के लिए वास्तविक कक्षा के अनुभव युक्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो क्या बोला गया है कि जो सभी सेवा से पहले शिक्षक हैं उनको क्या करना चाहिए, कुशल और प्रभावी बनाने के लिए वास्तविक कक्षा के अनुभव युक्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो उनके प्रशिक्षण की यहाँ पर बात की गई है। तो इससे क्या धारणा निकल सकती है, पहली धारणा है वास्तविक कक्षा का अनुभव शिक्षक के प्रशिक्षण का एक अनिवार्य घटक है। तो हाँ, यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है, वास्तविक कक्षा का अनुभव शिक्षक के प्रशिक्षण का क्या है, एक अनिवार्य घटक है। सेकंड है कोई व्यक्ति प्रशिक्षण के बिना कुशल और प्रभावी शिक्षक नहीं बन सकता। तो क्या हम ये धारणा निकाल सकते हैं इससे कि कोई व्यक्ति प्रशिक्षण के बिना कुशल और प्रभावी शिक्षक नहीं बन सकता? तो ऐसा नहीं है, बिना प्रशिक्षण के भी व्यक्ति कुशल और प्रभावी शिक्षक बन सकते हैं। तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, केवल धारणा 1 निहित है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर
सेकंड हमें दे रखा है। तो इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन थे रीजनिंग से रिलेटेड वो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।